नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का संगम दक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। मित्रों, कल हमने हिंदी के कालखंडों पर बात की थी। आइए आज नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं और आज जानते हैं कि भाषा क्या होती है, क्योंकि हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति जान चुके हैं, हिंदी का विकास क्रम जान चुके हैं, हिंदी के कालखंड जान चुके हैं। अब हिंदी, ध्यान दीजिएगा, एक भाषा है। तो आज हम भाषा का जो है बोध कराते हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, दुनिया में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, कितने प्रकार के भाषा परिवार हैं और हमारी जो हिंदी है वो कौन से भाषा परिवार में आती है। तो भाषा और लिपि से संबंधित जितने भी तथ्य होंगे वो मैं आज आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। आइए हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। मित्रों, आज का आप लोगों के लिए एक विचार रखा हुआ है कि मुश्किलें कितनी भी हो चलना तो पड़ेगा, सूरज सा चमकना है तो जलना तो पड़ेगा। ध्यान देना, कोई भी कार्य हम जब प्रारंभ करते हैं तो निश्चित है कि उसमें मुश्किलें तो आएगी ही, और बिना मुश्किल के यदि हमें कोई सफलता प्राप्त होती है तो उसमें फिर आनंद की अनुभूति भी नहीं हो पाती है। दूसरी लाइन में कहा है कि अगर सूरज की तरह आप चमकना चाहते हैं तो फिर उसी की तरह जलना भी पड़ेगा। कहने का तात्पर्य सीधा सा यह है कि आप लोगों को प्रयास करना है। आप बार बार जब प्रयास करोगे तो एक ना एक दिन आप लोग जो है सफल भी हो जाओगे, ठीक है ना। और ध्यान देना, इसी संदर्भ में मुझे जो है एक कवि वृंद का दोहा याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सील पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार से एक रस्सी जब बार बार एक पत्थर के ऊपर घर्षण करती है उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से यदि हम बार बार प्रयास करते हैं तो कितनी भी जड़मति या मंद बुद्धि हमारे क्यों ना हो, वह हमारी जो है विद्या के प्रति जागृत हो जाती है। तो मित्रों, इसके बाद हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का जो सबसे प्रथम हमारा शीर्षक है या टाइटल है वो है भाषा। जानते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी ने किताबों में पढ़ा होगा कि भाषा जो शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। ध्यान देना, संस्कृत के अंतर्गत हम देखेंगे तो कुछ हमारे पास धातुएं होती हैं और इन्हीं धातुओं से आप देखोगे तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जब क्रिया पढ़ोगे तो जो क्रिया का निर्माण होता है वो संस्कृत की धातुओं से ही होता है। तो संस्कृत की धातुएं जैसे हम देखते हैं लड़ धातु है, ठीक है ना, लड़ धातु है, पट धातु है, लिख धातु है, ये तमाम प्रकार की संस्कृत के अंतर्गत धातुएं हैं। इनके पीछे जैसे हम ना प्रत्यय होते हैं तो पढ़ना, लिखना, रोना, सोना, धोना, गाना, पीना, ये सारी की सारी चीज आपकी जो है क्रियाएं बन जाती है हिंदी के अंतर्गत। तो तमाम प्रकार की जो धातुएं हैं उन्हीं धातुओं में से ध्यान दीजिएगा एक धातु होती है भाष धातु, और इसी भाष धातु के पीछे जब ध्यान देना हम आप प्रत्यय को जोड़ते हैं भाष धातु के साथ, आप प्रत्यय को जोड़ते हैं तो हमें भाषा शब्द जो है प्राप्त होता है। जानते हैं इस भाष शब्द के अर्थ क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके कई सारे अर्थ हम देखते हैं कि भाष का अर्थ बोलना भी होता है, अर्थात जब इसी भाष के पीछे हम संस्कृत में ना लगा देते हैं, ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो भाषणा बनता है, और भाषणा शब्द का अर्थ होता है बोलना, या फिर हम कह सकते हैं कि कहना, ठीक है ना। ये सारे के सारे भाष धातु के ही मतलब भाषा शब्द के ही अर्थ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बोलना या कहना, या फिर इसी को हम व्यक्त करना भी कहते हैं, व्यक्त करना भी इसी भाष धातु का अर्थ निकलकर आता है। अर्थात हमारे मन के अंदर सर्वप्रथम जो सबसे छोटी इकाई उत्पन्न होती है उसे ध्यान देना विचार कहा जाता है, और ये विचार जो होते हैं ये अध्वन्यात्मक होते हैं। अर्थात हम जब भी कोई शब्द बोल रहे होते हैं या कोई भी बात हमें बोलनी होती है तो बोलने से पहले हमारे मन में वो विचार उत्पन्न होता है, और उस विचार को जब हम ध्वनि का सहारा देते हैं, साउंड का सहारा देते हैं, तभी ध्यान देना वो हमारे मुख से बाहर एक भाषा के रूप में निकलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न होगा, लेकिन वो जो विचार होता है वो अध्वन्यात्मक होता है। इस विचार को कोई अभी ध्वनि नहीं मिली है, तो जब तक विचार को या मन के अंदर उत्पन्न होने वाली इकाइयों को जब तक ध्वनि का सहारा नहीं मिलेगा वो विचार कहलाएगा। इसी विचार को जैसे ही हम ध्वनि का सहारा देते हैं तो ये हमारे मुख से बाहर निकल जाते हैं, इसी को भाषा कहा जाता है।
तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको जो है अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि जो भाषा शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत की या मूल भाषा की धातु जो आपकी भाषा धातु है इससे हुई है और इसका जो अर्थ होता है बोलना या फिर कहना या फिर हम कहेंगे कि व्यक्त करना। तो मन के विचारों को हम जब व्यक्त करते हैं तो उसी को ध्यान दीजिएगा आपको भाषा कहते हैं। जान लेते हैं भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो व्यक्ति जब अपने मन के भाव तथा विचारों को एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाता है तो इसको पहुंचाने के लिए उसे किसी एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि जाना है तो हम किसी गाड़ी का जो है सहारा लेते हैं। तो जिस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गाड़ी हमारे पास साधन होती है, माध्यम होती है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति के भाव तथा विचार यदि दूसरे व्यक्ति तक को पहुंचाने हैं तो उसे जो उन विचारों को पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करना पड़ता है उसी को ध्यान देना भाषा कहा जाता है। तो सरल भाषा में हम सभी जानते हैं कि भाषा और कुछ भी नहीं है, व्यक्तियों के द्वारा भाव तथा विचारों का आदान प्रदान या विनिमय करने का जो साधन है उसी को भाषा कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि भाषा की कुछ विशेषताएं होती है। ध्यान देना ये भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती है। इनमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि भाषा का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना होता है, जिसके संदर्भ में पहले बता चुका हूं कि इसका जो उद्देश्य है भाषा का वो एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे यदि अपने विचारों को रखना है आप लोगों के समक्ष तो मुझे भाषा का ही सहारा लेना पड़ेगा और कोई भी माध्यम नहीं है मेरे पास। मैं भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता हूं और आप लोगों को यदि मेरे विचारों को समझना है तो आप भी मेरी जो ध्वनि है या फिर मेरी भाषा है इसी के माध्यम से आप मेरे विचारों को समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो पहली जो विशेषता है भाषा की वह होती है क्या, विचारों का आदान प्रदान करवाना। दूसरी ध्यान देना भाषा एक अर्जित संपत्ति मानी जाती है। अर्जित संपत्ति का तात्पर्य है कि भाषा हमारी जो है जन्मजात संपत्ति नहीं है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो ध्यान देना वो अपने साथ इस संसार में भाषा नहीं लाया था, तो यह हम दूसरों से इसको अर्जित किया, दूसरों से प्राप्त करते हैं हम भाषा को। जब हम ध्यान देना जन्म लेते हैं उसके पश्चात हम माता पिता परिवार के अन्य सदस्य या फिर गांव समाज के जो लोग होते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ हम जो है भाषा के शब्दों को सीखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा जो है वो जन्मजात संपत्ति नहीं बल्कि एक अर्जित संपत्ति है। जन्म लेने के बाद ही हमने इसको जो है अर्जित किया हुआ है, दूसरों से हमने इसको प्राप्त किया हुआ है। तो भाषा की भी एक विशेषता है। इसके बाद जो भाषा की अगली विशेषता है वह है भाषा का मूल आधार मौखिक ध्वनि होता है। जैसा कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्यान देना यहाँ पर मैं दो चार बातें आप लोगों को बता दूं। जब भी आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो इकाइयाँ दो प्रकार की होती हैं। एक तो ध्यान देना मौखिक भाषा की छोटी इकाई, एक लिखित भाषा की छोटी इकाई। अगर हम मौखिक भाषा की बात करें मतलब मुख के अंदर से जो भाषा निकल रही है ध्वनि के रूप में जो निकल रही है, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी जो है ध्वनि होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर बात करें लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्यान दीजिएगा वो आपके वर्ण होते हैं। ठीक है ना। दोनों में अंतर समझना है क्योंकि वर्ण लिखे जाते हैं, वर्ण बोले नहीं जाते हैं। वर्ण मतलब अ आ क ये हमारे मुख के अंदर से नहीं निकलते हैं। मुख के अंदर से केवल ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है और उसी साउंड को जब हम चित्र का रूप दे देते हैं तो उसी को वर्ण कहते हैं। तो मुख के अंदर से ध्वनि निकलती है, इसीलिए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि होती है। और जो हम लिखते हैं वो वर्ण होते हैं, लिखी ध्वनि नहीं जाती है। ध्वनि के रूप में ध्यान देना हम क्या करते हैं, ध्वनि का जो है चित्रात्मक रूप हम अंकित करते हैं, उसी को वर्ण कहा जाता है। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाएगी और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि कहलाएगी। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो ध्यान देना अर्थ जो होते हैं वो शब्दों के निकलते, क्योंकि वर्णों के कोई भी अर्थ नहीं निकलते। यदि हम क च ट इस तरह के जो है स्वतंत्र रूप से जो है वर्णों का उच्चारण करते तो इनके कोई भी अर्थ नहीं निकल रहे होते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण जब सार्थक समूह के रूप में जुड़ेंगे तो वहां से हमें जो है शब्द प्राप्त होते हैं और इन शब्दों से ही अर्थ प्राप्त होते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी वो इकाई जहां से अर्थ निकलने शुरू होते हैं तो वो शब्द होते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई भाव के आधार पर, अर्थात जहां से हमें व्यक्ति के द्वारा कही जाने वाली बात का पूरा भाव का जो है बोध होता है, वो ध्यान दीजिएगा आपका वाक्य होते हैं। ठीक है ना। तो वो होता है वाक्य, क्योंकि शब्दों से हमें अर्थ तो पता चलता है
परंतु भाव का पता नहीं चलता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने कहा पानी, तो आप लोग केवल पानी का अर्थ ही समझ पाए हैं, लेकिन मैं पानी के संदर्भ में कहना क्या चाहता हूँ, मैं पानी पीने के लिए मांग रहा हूँ, मैं पानी नहाने के लिए मांग रहा हूँ। ये जो है आप तब समझ पाओगे जब मैं पूरा वाक्य बोलूंगा कि मुझे पानी चाहिए पीने के लिए, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि मैंने जब पूरा वाक्य बोला तो आप मेरे भाव को समझ पाओगे। तो हम कहेंगे ध्वनि जो है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर शब्द सबसे छोटी इकाई, और आपके जो भाव के आधार पर है वो वाक्य सबसे छोटी इकाई है। और अगर पूछे कि भाव के आधार पर सबसे बड़ी इकाई, तब भी वाक्य ही है, ध्यान देना, क्योंकि भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो वाक्य ही होता, वाक्य से बड़ी कोई भी इकाई नहीं है। जैसे ही दो या दो से अधिक वाक्यों को हम एक साथ क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं तो वहीं से भाषा की उत्पत्ति हो जाती है। तो भाव के आधार पर छोटी हो या फिर बड़ी हो, दोनों ही इकाई आपकी कौन रहेंगी, तो ध्यान देना वो वाक्य रहेंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, इन दोनों पर हमने विचार कर लिया है, ठीक है ना। इसके अलावा जब हम बात करेंगे कि भाषा के लिए शब्द का व्यवस्थित क्रम होना अनिवार्य है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो उस भाषा को जानने के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं, और व्याकरण हमें सिखाता है कि भाषा के लिए जब आप शब्दों का प्रयोग करोगे तो एक क्रमबद्ध रूप में करना है। जैसा कि हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मुख्यतः हमारे पास 3 तत्व रहते हैं कि वाक्य जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले कर्ता का प्रयोग किया जाता है, तत्पश्चात ध्यान देना कर्म का प्रयोग किया जाता है, तत्पश्चात अगर हम देखेंगे तो क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक जो है क्रमबद्ध रूप रहेगा, शब्दों का क्रमबद्ध रूप जब रहेगा तभी वो भाषा आपकी सुव्यवस्थित हो पाएगी। इसके अलावा जितने भी जो कारक विभक्तियां वगैरह जो यहाँ पर आपके निपात वगैरह है वो आप इनके मध्य में रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनका जो सही क्रम होता है, हिंदी के जब हम वाक्य लिखते हैं तो पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगा। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि भाषा के लिए जो है जरूरी है कि शब्दों का हम व्यवस्थित क्रम रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रिया को पहले रख दिया, कर्ता को लास्ट में रख दिया, तो वो फिर भाषा आपकी जो है सुव्यवस्थित नहीं बन पाएगी। इसके अलावा जो अगली विशेषता है भाषा की, वह भाषा की सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात इसको हम समाज से ही स्वीकार करते हैं और समाज के आधार पर ही भाषा के स्वरूप में परिवर्तन आते हैं। जैसे जैसे आप समाजों में परिवर्तन देखोगे, आप वैदिक काल का समाज देखोगे तो कुछ और भाषा थी, वैदिक संस्कृत। जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें भाषा में भी बदलाव आ गया, उत्तर वैदिक काल की जो है आपकी लौकिक संस्कृत आ गई। धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा समाज में जैसे जैसे परिवर्तन होता है उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो ध्यान देना आपके जो मतलब आप कहेंगे कि जो भाषा का स्वरूप होता है उसमें भी बदलाव आने लगता है। और दूसरी बात हम जानते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया का तात्पर्य भाषा जो हम है वो समाज से ही सीखते हैं। हम भले ही हमने अपने परिवार के सदस्यों से ही क्यों ना सीखा हो, तो परिवार भी एक समाज की ही श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो इस भाषा की अगली विशेषता है वह है परिवर्तनशीलता। कोई भी दुनिया की भाषा हो उसमें परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। भाषा कभी भी आपकी स्थिर नहीं रह सकती है। आप व्याकरण या फिर जो है नियमावली को स्थापित करके थोड़ा बहुत उसके ऊपर कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, परंतु पूर्ण रूप से आपकी भाषा जो है कभी भी मतलब स्थिर नहीं रहती है। भाषाओं में आप देखोगे तो 150 साल के बाद तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हर भाषा में देखने को मिलता है, और इसकी जो परिवर्तन शैली रहती है वो कठिनता से सरलता की ओर रहती। ध्यान देना, कोई भी भाषा वो प्रारंभ में कठिन होगी तो इसके जो है नए नए सरल शब्द जब ढूंढे जाते हैं व्यक्तियों के द्वारा, तो फिर ध्यान दीजिएगा हम कहते हैं कि अब नई भाषा का जो है यहाँ पर जो है विकास हो चुका है। तो भाषा परिवर्तनशील है, सदैव ये कठिनता से सरलता की ओर परिवर्तित होते रहती है, और भाषा का जो है मानक स्वरूप होना भी अनिवार्य है। क्योंकि ध्यान देना, जब किसी भी भाषा का व्याकरण स्थापित हो जाता है तो उसके बाद फिर व्याकरण के अंतर्गत नियमावली रखी जाती है कि इस भाषा के अंतर्गत कितने वर्ण होंगे, कौन कौन से स्वरों के अंतर्गत आएंगे, कौन से जो है आपके व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो ये सारा मानकीकरण यानी कि मान्यता प्राप्त जो भाषा रहेगी तो ये रूप होना चाहिए भाषा का। जब तक इसको मान्यता प्राप्त मतलब मानकीकरण इसका किया ना जाए तब तक ध्यान देना वो भाषा के अस्तित्व में नहीं रह पाती है। तो ध्यान देना कि भाषा की कुछ हमने विशेषताएं यहाँ पर लिखी है, क्योंकि ध्यान देना यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है प्रश्न कि निम्न में से भाषा की कौन सी एक जो है भाषा की कौन सी एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन में रखेगा कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, रखेगा कि भाषा जो है मतलब इसके अंदर परिवर्तनशील है, या भाषा का मानक स्वरूप होता है, तो या भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इन्हीं में से किसी एक को जो है थोड़ा उल्टे क्रम में कर देगा। जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन रखेगा कि भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति नहीं है,
तो इसी को फिर हम टारगेट करेंगे कि ये वो बात जो है गलत कह रहा है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी जो है भाषा की एक विशेषता नहीं है। तो हमें जाननी है कि जितनी भी हमने यहाँ पर देखी वो सारी की सारी भाषा की आपकी विशेषताएं हैं। अगला ध्यान देना, देखो प्रयास किया गया है कि कुछ भी छूटे ना, जो चीजें आपको किताबों में भी नहीं मिलेगी वो चीजें भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रखने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा आपका जो है हाई लेवल है, इसलिए प्रयास भी यही किया गया कि आपका कोई भी प्रश्न जो है छूट ना पाए। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, और ध्यान देना यहीं पर प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सा एक जो है भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है या फिर नहीं है। तो इसी के संदर्भ में जानेंगे। यदि आपको भाषा सीखनी है तो सर्वप्रथम आपके अंतर्गत जो है जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा का तात्पर्य है आपके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये भाषा सीखनी थी। तो जब तक जिज्ञासा जागृत नहीं होगी तब तक ध्यान देना भाषा सीख नहीं पाओगे। तो भाषा का जो दृष्टिकोण है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो सर्वप्रथम है जिज्ञासा। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप किसी भाषा को सीखने की इच्छा रखते हैं। आप चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, कोई भी भाषा, जब तक आपके अंदर इच्छा जागृत नहीं होगी कि मुझे ये भाषा सीखनी है तब तक आप उसे कभी सीख नहीं पाओगे। तो प्रथम दृष्टिकोण ये है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, अनुकरण होना चाहिए। इसमें मूल शब्द है करण। करण का मतलब होता है करना, और अनु जो उपसर्ग है इसका तात्पर्य होता है पीछे, अर्थात यानी कि पीछे पीछे करना। और इससे सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि यदि आपको भाषा सीखनी है तो सामने वाला व्यक्ति जैसे जैसे भाषा का प्रयोग कर रहा है ठीक आपको उसका नकल करना है। अनुकरण का हम दूसरा जो सरल शब्दों में अगर बता सकें तो ध्यान देना, अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। सामने वाला व्यक्ति जैसे 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 देखो बचपन में जब हम छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको जब हम बोलते हैं वो हमसे जो सीखते हैं, हमने मम्मी बोला तो वो मम्मी बोलना शुरू कर देते हैं, हमने पापा बोला तो वो पापा बोलना शुरू कर, क्या कर रहे हैं वो अनुकरण कर रहे हैं हमारा, क्योंकि वो हमसे सुन रहे हैं। जैसे ही उन्होंने हमसे सुना तो सीधा उन्होंने उसकी नकल कर दी। सेम स्थिति ये होती है कक्षा के अंतर्गत। अध्यापक जब किसी भी भाषा में बात कर रहा होता है या भाषा को समझा रहा होता है तो बच्चों के अंदर पहले तो जिज्ञासा जागृत हुई भाषा को सीखने की, उसके पश्चात उसका जो दूसरा उसके अंदर गुण होना चाहिए वो अनुकरण करने का, अर्थात नकल करने का, यानी कि सीधा आप कॉपी कर रहे हैं जैसा अध्यापक ने बोला है सेम वैसा, या फिर सामने वाला जिस भाषा का प्रयोग जिस रूप में कर रहा है ठीक उसको आपने उसी भाषा में नकल करना है। तो अनुकरण का अर्थ सीधा सीधा ध्यान देना नकल करना है। और तीसरा, यदि भाषा आपको सीखना है तो बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा ये बातें मैं कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको बताए दिए गए हैं। और ये 3 प्रकार के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि भाषा अगर सीखनी है तो सबसे पहले जानने की इच्छा होनी चाहिए, नकल करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि सामने वाले ने जैसा बोला ठीक वैसा ही आप नकल कर दी। और आप किसी भी भाषा को एक बार में नहीं सीख सकते हैं कि किसी भी भाषा के शब्द आप लोगों ने एक बार सुन लियो और सीख लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा तब जाके आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ध्यान देना भाषा के सीखने के 3, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके पश्चात में और थोड़ा सा गहराई में आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ कि भाषा का कौशल या विकास क्रम, और ये क्रम ध्यान देना, हालांकि यूके SSS के तो किसी परीक्षा में मैंने अभी तक देखा नहीं है, परंतु ये पूछा गया है। ध्यान देना राजस्थान वगैरह की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो भाषा का कौशल या विकास क्रम होता है उसको सही रूप में लगाइए, और ध्यान देना आपको इसी रूप में लगाना है। इसका कहने का मतलब है कि भाषा को जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं या लिखना सीखते हैं या सुनना सीखते हैं। तो ये ध्यान देना हमें देखना है, क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसे भाषा का ज्ञान नहीं होता है, तो प्रारंभ में वो केवल सुनता है, ठीक है ना। और जब सुनेगा वो तो जैसा जैसा वो सुनेगा वैसा वैसा फिर वो बोलने का प्रयास करता है। और फिर ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब बच्चे को लिखना भी नहीं आता है तब हम जो है अ से अनार, आ से आम, ये सारी चीजें हम जो है मतलब उसको पढ़ना हम पहले ही सिखा देते हैं। हालांकि कुछ एक विद्वानों ने यहाँ पर तर्क दिया है कि लिखना जो है वो पहले आएगा और पढ़ना बाद में आएगा, लेकिन ध्यान देना अधिकांश विद्वानों का यह तर्क रहता है, जो मान्यता प्राप्त मैं आपको बताऊं, मैं वो तथ्य रख रहा हूं कि पहले यहाँ पर सुनना सीखा जाता है, फिर बोलना सीखा जाता है, फिर पढ़ना सीखा जाता है, फिर लिखना सीखा जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा आपका कौशल या फिर विकास क्रम है
भाषा को जो है मतलब प्राप्त करने का या सीखने का। तो ये भी आपको याद रखने हैं। इन चारों का क्रम लगाने को दिया जाता है। पहले वाले में इसी क्रम में देगा, दूसरे वाले में बोलने को पहले रखेगा, सुनने को बाद में। इनमें तो दिक्कत नहीं है, ये तो हम समझ भी लेंगे आसानी से कि पहले हम सुनना सीखते हैं, बोलना तो बाद में सीखता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले खाली वो सुनता रहता है फिर बोलता है। लेकिन इनमें थोड़ा सा आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना सीखना है, क्योंकि बच्चे को लिखना जब वो केवल लाइन ही खींच रहा होता है जो कि निरर्थक होती है, उसको अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, तब भी पढ़ना तो वो सीख ही लेता, उसको हम पढ़ना सिखा देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और उसके पश्चात आपका लिखना है। इसके पश्चात अगला जो हमारा शीर्षक है वह है भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार हैं? तो मूल रूप से अगर हम देखेंगे तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं, परंतु हम देखेंगे कि इसका एक तीसरा भी प्रकार देखने को मिलता है। सर्वप्रथम अगर हम बात करेंगे तो मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने भाव तथा विचारों को बोलकर जो है प्रदान करता है तो उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक मतलब मुख के अंदर से निकलने वाली भाषा, यानी कि यहाँ पर हम अपने भाव विचारों को लिखेंगे नहीं, केवल बोलेंगे। जैसे मैं अभी जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ वो ध्यान देना मौखिक भाषा है, और थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर लिखने लगूंगा तो वो फिर आपकी लिखित भाषा हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना, ये जो मौखिक भाषा होती है इसी को हम अस्थायी भाषा भी कहते हैं, इसी को ध्यान देना उच्चारित भाषा भी कहते हैं, इसी को कथित भाषा भी कहते हैं। कथित मतलब कही जाने वाली भाषा, उच्चारित मतलब उच्चारण जिसका किया जाता है। अस्थायी इसलिए होती है क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इसका जो है कोई भी ध्यान दीजिएगा, ये कोई ऑफिशियल मतलब लैंग्वेज में इसका जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप किसी व्यक्ति के साथ कोई विचार विमर्श करते हैं मौखिक भाषा के रूप में, तो कोई भरोसा नहीं है उस व्यक्ति का कि अभी वो कुछ बात बोल देगा, थोड़ी देर बाद जो है पलट जाएगा, तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि उसने पहले क्या बोला था। इसलिए इसको हम जो है अस्थायी भाषा कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना, प्रचलन के रूप से अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा जो प्रचलन में है वो मौखिक भाषा है, क्योंकि लिखित भाषा का प्रयोग केवल वही व्यक्ति करेगा जो साक्षर होगा, जिसको अक्षर पढ़ने लिखने का ज्ञान होगा। मौखिक भाषा का प्रयोग तो साक्षर और निरक्षर दोनों ही प्रकार के व्यक्ति करते हैं। तो मौखिक भाषा का मतलब जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को बोलकर एक दूसरे के सामने रखेंगे तो वो मौखिक भाषा है। दूसरी आती है लिखित भाषा। सेम वही बात यहाँ आ जाएगी कि जब हम अपने मन के भाव तथा विचारों को लिखकर प्रकट करेंगे तो वही आपकी लिखित भाषा कहलाएगी। ध्यान देना, यही आपकी स्थायी भाषा भी होती है और यही प्रामाणिक भाषा भी कहलाती है, क्योंकि आप जब किसी भी आप दफ्तर में जाओगे, वो सरकारी हो या फिर आपका जो है निजी हो, तो वहां पर जब भी अपनी कोई शिकायत दर्ज करनी चाहोगे तो आपके जो बयान होंगे, ध्यान देना, मतलब आप जो मौखिक रूप से बोल रहे होंगे उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। आपको बताया जाएगा कि आप एक जो है कागज लो, उसके ऊपर एप्लीकेशन लिखो, तो जब आप एप्लीकेशन वगैरह लिख के दोगे तभी वो मान्यता प्राप्त होगी। आपने जो बोला है कि मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, उस पर कोई भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आज आपने कुछ और बोला, कल को आप कुछ और बोल दोगे। तो मौखिक भाषा का ध्यान देना, कोई मतलब जो प्रामाणिक भाषा नहीं है, जो प्रामाणिक भाषा रहेगी वो लिखित भाषा रहेगी। स्थायी भाषा भी इसी को कहते हैं, क्योंकि एक बार जब लिख दिया जाता है तो ध्यान दीजिएगा फिर वो मतलब आपका जो है स्थायी हो जाता है। तो ये हमने जाना मौखिक भाषा मतलब ऐसी भाषा जो मुख के अंदर से निकल रही है और इसी भाषा के आधार पर हम जो बोलकर जो है अपने भाव विचार को प्रकट करते हैं। लिखित भाषा मतलब जब हम लिख कर अपने, मैं यहाँ पर अगर लिखूं और आप उसको पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो मतलब जो अपने विचार व्यक्त कर रहा है वो लिख कर करेगा, और जो उसके विचारों को समझना चाहता है वो पढ़कर उसके विचारों को समझेगा, वो लिखित भाषा है। जैसा कि यहाँ पर ध्यान देना, चित्र के माध्यम से बढ़िया से हमारे जो टेक्निकल टीम है उनके द्वारा यहाँ पर बढ़िया से चित्रकारी भी की गई है। ध्यान देना, यहाँ पर एक नेताजी है जो खूब भाषण कर रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। चुनाव से पहले जो जनता को बड़े जो है लॉलीपॉप दे रहा है। तो ध्यान देना, इसने यहाँ पर जो ये माइक लेके हाथ में खड़ा हुआ है तो ये मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ देखो, ये एक जो है छात्र यहाँ पर बैठा हुआ है, वो अपना लिखने का काम कर रहा है, तो ये लिखित भाषा का जो है संकेत है। तब पश्चात हम जाते हैं एक तीसरी भाषा है जिसका ध्यान देना दुनिया में जो प्रचलन है सबसे कम है, और हम कह सकते हैं कि नाम मात्र का इसका प्रचलन है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक जो शब्द बना वो संकेत से बना है, और संकेत आप जानते हैं मतलब इशारों में बातें करना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ध्यान देना, जैसा कि हम उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि यहाँ पर ये देखो आपकी जो है ट्रैफिक वाली जो लाइटें वो दिखाई गई है। जब आप जा रहे होते हैं चौराहे पर तो वहां पर ट्रैफिक लाइटें होती है लगी हुई, तो रुकने का यदि संकेत होगा तो वहां पर जैसे ही लाल बत्ती जलेगी तो तुरंत आप रुक जाते हैं। यहाँ पर ना तो किसी ने आपको लिख कर भेजा है कि आप रुक जाइए,
और ना ही किसी ने आपको जो है वहां पर मतलब जो है माइक के द्वारा बोला है कि आप रुक जाइए। लेकिन जैसे ही लाल बत्ती जली, आप स्वतः ही संकेत को समझ गए, इशारे को समझ गए कि रुकना है और आप रुक गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही हरी बत्ती जली, तो ना तो किसी ने लिख कर भेजा कि आपको चलना है, और ना ध्यान देना किसी ने भी बोला है आपको कि चलना है। तो आपने क्या किया, इन लाइटों के जलने से ही संकेत समझ लिया। या फिर इधर देखो, यहाँ पर जो एम्पायर दिया गया है, किसी भी खेल को जब हम देखते हैं तो उसके अंतर्गत एम्पायर रेफरी होता है, तो वो भी ध्यान देना। अगर क्रिकेट की ही हम बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि क्रिकेट का जो आपका जो एम्पायर है, इसके द्वारा ध्यान देना आउट का इशारा दिया जा रहा है। तो ये कभी भी मुख से नहीं बोलता है कि आउट है, या कभी भी ये लिख के नहीं देता है कि आउट है। ये जैसे ही खिलाड़ी आउट होता है तो ये एक उंगली खड़ी कर देता है, और हम लोग भी समझ जाते हैं कि इसने आउट का जो है इशारा दिया हुआ है। या फिर कक्षा में जब बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, तो टीचर जो है जैसे उंगली मुख पर रखता है, तो ध्यान देना छात्र समझ जाते हैं कि हमें चुप रहने के लिए बोला गया है। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मूलतः तो हमारे पास ये दो भाषाएं जिनका प्रचलन जो है ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रचलन इसका है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त भाषा ये है। ठीक है ना। और इसके पश्चात अगर हम करेंगे बात, तो कुछ एक स्थानों पर हम जो है सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात अब हमने जाना कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाष धातु से। उसके बाद देखा कि भाषा की कुछ विशेषताएं थी, और उसके बाद देखा भाषा के कुछ प्रकार थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाषा परिवार तथा भारतीय भाषाएं। यहाँ पर हम जिक्र करेंगे मित्रों कि जब भाषा परिवार हम पढ़ेंगे तो ना केवल भारत का देखेंगे, ये हम दुनिया के संदर्भ में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी लेंगे। क्योंकि अभी तक हमने जो भाषा शब्द का प्रयोग किया था, वो भाषा का मतलब है दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी में वो गुण पाए जाएंगे जो जो हमने अभी तक देखे हैं। तो दुनिया के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो लगभग ध्यान देना 3000 के आसपास जो है दुनिया में भाषाएं बोली जाती हैं। इन 3000 भाषाओं को अगर हम देखेंगे तो इनको लगभग अगर हम देखेंगे तो अगर हम बात करते हैं डॉक्टर जो है पृथ्वीनाथ की, तो उन्होंने पूरी दुनिया के जो भाषा परिवार है उनको 12 वर्गों में विभाजित किया है। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राघव प्रकाश की, तो ध्यान दीजिएगा उन्होंने पूरे जो भाषा मतलब 3000 इन भाषाओं को है वो 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया है। तो अब देखेंगे, ध्यान देना, तो पूरे के पूरे जो भाषा परिवार है इनके संदर्भ में हम देखेंगे तो ये कुछ विद्वान इसे 12 भाषा परिवार मानते हैं, कुछ 13 मानते हैं। तो हम 13 के 13 जो भाषा परिवार है उन पर जो है चर्चा करते हैं कि कौन कौन से भाषा परिवार है। आइए मित्रों, सर्वप्रथम जान लेते हैं कि भाषा परिवार के संदर्भ में क्या कह रहा है कि ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो उसे जो है भाषा परिवार कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश के अंतर्गत संस्कृत भाषा से कई सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, तो वो सारी की सारी एक ही भाषा परिवार के अंतर्गत, यानी कि ऐसी तमाम भाषाएं जिनका मूल कोई एक ही भाषा है, एक ही भाषा से वो उत्पन्न हुई है, उन्हीं को भाषा परिवार कहा जाता है। इसी आधार पर हम दुनिया की तमाम भाषाओं को तमाम प्रकार के भाषा परिवारों के अंतर्गत बांटते हैं। जैसे हमने कहा कि भारतीय मतलब भारत और यूरोप, तो भारत और यूरोप के आसपास वाले क्षेत्र में जितनी भी भाषाएं उत्पन्न हुई है, मुख्यतः इनकी जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से ही मानी जाती है, इसलिए इसको हम भारतीय जो है भाषा परिवार के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना। तो देखो, भारतीय भाषा परिवार, भारत यूरोप इन दोनों को मिलाकर जो है भारतीय बनता है। और फिर हमने देखा कि संस्कृत से ही इनकी उत्पत्ति हुई, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी, फ्रेंच, फ्रांसीसी, ये अधिकांश ऐसी जो है ध्यान देना, हम कहेंगे कि जो आपका यूरोप और आपका जो एशिया के आसपास वाला है, भारत का जो आसपास वाला क्षेत्र है, तो अधिकांश ऐसी भाषाएं हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती हैं। इन्हीं को हम भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत रखते हैं। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें हम कहेंगे 12 या 13 भाषा परिवारों में बांटा जाता है। मैंने आपको तर्क दे दिया 2 किताबों का, एक किताब जो है 12 कहती है, एक 13 कहती है। और तो ये मैंने आप लोगों के साथ में इसका जिक्र कर दिया था कि 2 हमारे पास पुस्तकें ऐसी हैं जिनको मैं यहाँ पर आधार बनाकर आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक किताब में जो है या फिर एक लेखक जो है वो कहते हैं कि हमारे पास 12 जो है भाषा परिवार है, एक कहते हैं कि 13 भाषा परिवार है। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, नहीं तो इससे ज्यादा आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सीधा भारतीय भाषा परिवार को देखना है, क्योंकि हमारी हिंदी वहीं से निकल कर आई है। तो दुनिया में लगभग 3000 भाषाएं हैं, जो 12 या 13 आपके भाषा परिवारों में विभाजित है। इसके बाद हम जो है जानते हैं कि कौन कौन सी
वो 13 भाषा परिवार है। और जो भाषा परिवार, जिन भाषा परिवारों की भाषाएं हमारे हिंदुस्तान से संबंधित होगी उन पर हम चर्चा करेंगे। बाकी को जो है ध्यान देना हमारे कोई काम की नहीं है, खाली हम उनके नाम देख लेंगे कि कौन कौन से भाषा परिवार है। सर्वप्रथम यदि हम बात करते हैं तो वो आता है भारतीय भाषा परिवार। ध्यान देना, विश्व में सबसे बड़ा ये जो है आपका भाषा परिवार है। और अगर हमें हिंदुस्तान की बात करते हैं तो भारत में, ध्यान दीजिएगा, इसको आप रेखांकित कर लेना कि 73% जो लोग हैं वो इसी भाषा परिवार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यानी कि इस भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत जो भाषाएं आती है इन सभी का जो प्रयोग है मतलब 73% भारतीय लोग करते हैं। मतलब संस्कृत को ले लो आप, इसी के अंतर्गत आप जो है नेपाली को ले लो, मराठी को ले लो, गुजराती ले लो, ये सारी की सारी भाषाएं वही तो है जिनकी उत्पत्ति मतलब हम कहते हैं कहीं ना कहीं संस्कृत से, या फिर हम कहते हैं कि देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है ये सब भारतीय परिवार की ही भाषाएं हैं। तो 73% के आसपास भारत में, ध्यान देना, ये भाषा परिवार का जो है प्रयोग होता है। दूसरा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, दूसरा बड़ा जो परिवार है वो द्रविड़ भाषा परिवार है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि अधिकांशतः हमारे जो दक्षिण भारत की आपकी भाषाएं तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है और ध्यान देना कन्नड़ है, ठीक है ना, ये कन्नड़ हो जाएगी। तो दक्षिण भारत की हमारी जो अधिकांशतः जो भाषाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती है, तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और इसमें अगर देखेंगे तो लगभग जो है 25% जो लोग हैं वो भारत में इसी भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो आग्नेय है या फिर इसी को आस्ट्रिक भी कहते हैं, इस भाषा परिवार का जो भारत में प्रयोग होता है वो ध्यान देना 1.3% के आसपास लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आपका जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर आपका न्यूजीलैंड हो गया, अंडमान निकोबार, ये भारत के अंतर्गत जो आता है दक्षिणी क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली वो आग्नेय आस्ट्रिक भाषा परिवार कहलाता है। और ध्यान देना ये 1.3 अगर हम जो है बात करते हैं प्रतिशत में लोग जो है भारत में बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, और ये ध्यान देना सबसे कम भारत में इसका प्रयोग होता है। लगभग अगर हम बात करेंगे तो 0.7% लोग हैं वो भारत के अंतर्गत चीनी तिब्बती भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से अच्छे प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि 73% लोग हैं भारत में वो भारतीय भाषा परिवार का प्रयोग करता है, और 25% लोग द्रविड़ भाषा परिवार का प्रयोग करता है। 1.3% लोग आग्नेय आस्ट्रिक भाषा परिवार का प्रयोग करता है, और इसके अलावा सबसे कम 0.7% लोग चीनी तिब्बती भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने भाषा परिवार जो है जो मुख्य रूप से हमारे जो 4 थे, ध्यान देना, जो भारत से संबंधित थे, क्योंकि हमने वहां देखा तो 73 पहले था, फिर 25 था, 1.3 था, और हमारा जो है 0.7 था। लगभग 100% हमारा वहां पर हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा भाषा परिवार आता है, यानी कि 5वें नंबर का जो आता है, ध्यान देना, वो आता है सीमेटिक भाषा परिवार। इसके बाद आता है यूराल या अल्पाइन भाषा परिवार। इसके बाद है रेड इंडियन, या इसी को अमेरिकी भाषा परिवार भी कहते हैं। फिर आपका सुडानी जो है भाषा परिवार अफ्रीका वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखेंगे हेमेटिक भाषा परिवार, बांटू भी इसी के अंतर्गत एक भाषा परिवार है। काकेशस वाला, काकेशस जो पर्वत के आसपास वाला बुशमैन है कि अफ्रीका से संबंधित है। और 13वां जो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राघव प्रकाश की जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो ऊपर के तो जो पृथ्वीनाथ के हैं वो 12 तो ऊपर वाले उसमें भी दिए गए हैं, लेकिन जब हम डॉक्टर राघव प्रकाश को पढ़ते हैं तो इन 12 के अलावा जो 13वां एक भाषा परिवार दिया गया है वो जापान कोरियाई भाषा परिवार दिया गया है। तो ये हमारे लिए ध्यान देना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो प्रारंभ में जो 4 थे हमारे, वही हमारे लिए मोस्ट थे, और वहीं से हमने देख लिया था कि कितने प्रतिशत भारत में वहां से लोग जो है प्रयोग करते हैं। आइए मित्रों, इन 13 भाषा परिवारों में से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम जो हिंदी पढ़ने जा रहे हैं उस हिंदी का जो ताल्लुक है वो इस भारतीय भाषा परिवार से है। आइए जरा कैसे यहाँ से हमारी हिंदी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम अगर हम बात करेंगे तो भारतीय भाषा परिवार है। इसी को जब हम देखते हैं तो आगे जाकर इसके 2 उपवर्ग बन जाते हैं, जिसमें एक आपका नाम आता है सतम वर्ग, एक आता है आपका केंतुम वर्ग। तो ध्यान दीजिए, जब जो केंतुम वर्ग है इससे तो हमारी हिंदी का कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये जो सतम होता है, ये सतम आगे जाकर फिर भिन्न भिन्न जो है टुकड़ों में बंट जाता है। कई सारे इसके छोटे छोटे वर्ग बन जाते हैं, और उन्हीं वर्गों में से
एक वर्ग हमें मिलता है भारतीय ईरानी। भारतीय ईरानी वर्ग, ध्यान देना था। और ये जो भारतीय ईरानी वर्ग है, फिर इसी को जब हम आगे वर्गीकृत करते हैं तो मूलतः यहाँ पर हमें फिर 3 वर्ग देखने को मिलते हैं। इसमें एक आता है ईरानी वर्ग, एक आता है आपका दरद वर्ग, एक आता है आपका भारतीय आर्य भाषा। और ध्यान दीजिएगा हमें पढ़नी यही है भारतीय आर्य भाषा। मित्रों देखेंगे सबसे पहले 13 हमारे पास कुल जो है भाषा परिवार थे, उनमें से हमने भारतीय भाषा परिवार को लिया। भारतीय भाषा परिवार को हमने 2 भागों में वर्गीकृत किया है। इसके 2 भाग है, एक सतम है, एक केतुम है। तो सतम और जो केतुम है, क्योंकि भारतीय भाषा परिवार में सैकड़ों भाषाएं हैं, ध्यान देना, तो उनमें से हमने 2 वर्ग बनाए, एक को सतम में रखा गया, एक को केतुम में रखा गया। सतम को फिर और विभाजित किया गया है, तो इसके अन्य जो प्रकार है वो मैं इसलिए नहीं देख रहा हूं क्योंकि उनका हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से जो इसका एक भेद है वो है भारतीय ईरानी जो भाषा परिवार है, इसका मतलब उप परिवार है, तो इसको लिया। और जो ये भारतीय ईरानी भाषा परिवार है या उप परिवार है, इसे फिर हम 3 भागों में बांटते हैं। एक ईरानी है, एक आपका दरद है, और एक आपका जो है भारतीय आर्य भाषा परिवार है। और ये जो भारतीय आर्य भाषा परिवार है, इसी को हमने पिछली क्लास में जब हिंदी भाषा का हमने विकास पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत इसको हमने 3 भागों में बांटकर पढ़ा था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और वहीं पर जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, उसके अंतर्गत हमने जाना था कि उसी को जो है संस्कृत नाम से जाना जाता है। वो सारी चीजें यहाँ से आगे की चीजें मैं वहां पर आप लोगों को समझा चुका हूँ। मुझे यहाँ मेरा उद्देश्य यहाँ से क्या था कि मैं एक बार यहाँ तक आप लोगों को पहुंचा दूं। इससे आगे मैंने प्राचीन जो आर्य भाषा यानी कि यहीं से जो प्रथम हो गया इसका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उसी को जो है संस्कृत कहा जाता है। और इसके बारे में मैं खूब आपको बता चुका हूँ कि संस्कृत के 2 रूप आपको देखने को मिलेंगे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद जो पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, या फिर आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं, उनके संदर्भ में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा आप इसको देख लेना कि भारतीय भाषा परिवार, इससे निकल कर आया एक सतम से निकल कर आया भारतीय रानी, और भारतीय रानी से निकल कर आया ईरानी, दरद, भारतीय आर्य भाषा। और भारतीय आर्य भाषा का जो प्रारंभिक जो रूप है, यानी कि जिसे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं, उसी को वाल्मीकि रामायण में संस्कृत कहा गया है। और यहीं से हमारी हिंदी के विकास का जो क्रम था वो हम 2nd वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी वो ध्यान देना, वो क्लास देख लेना। पहली, दूसरी और तीसरी क्लासें आप लोगों की अपलोड हो चुकी हैं। तो जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने प्रारंभिक हमारी जो कक्षाएं वो नहीं देखी है, उत्तराखंड की भी एक कक्षा आपकी जो है मतलब अपलोड हो चुकी है। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस देखे नहीं है वो ध्यान देना, इनको क्रमबद्ध रूप में देखें, तभी जाके आपको जो है चीजें समझ में आ पाएगी। बीच से जो है चीजें नहीं समझ पाओगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भाषा के अन्य प्रकार। अन्य प्रकार का मतलब है कि एक तो हमने प्रारंभ में देख लिया था कि भाषा के जो है मूल रूप से 2 मौखिक, लिखित, और इसके अलावा हमने सांकेतिक प्रकार देखा था। इसके अलावा भी और प्रकार हमारे पास, जैसा कि हम इनको प्रचलन के आधार पर भी कह सकते हैं, किसी भी आधार पर आप कह दो। एक होती है मातृभाषा, एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राजभाषा या फिर दरबारी भाषा। ध्यान देना, मातृभाषा की बात अगर हम करते हैं तो मातृभाषा, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, माता से सीखी हुई भाषा। और यहाँ पर मातृभाषा का संदर्भ केवल माता से सीखी हुई नहीं, ऐसा नहीं कि जो हमने पिता से सीख ली वो फिर उसको कोई और ना, मतलब माता पिता से हमने जो भी भाषा सीखी है उसी को मातृभाषा कहा जाता है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, वह भाषा जो माता के मुख से सीखी जाती है मातृभाषा कहलाती है। इसे मानव के जीवन की प्रारंभिक भाषा कहा जाता है, और यह विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम कहा जाता है। क्योंकि आप ध्यान देना, कितनी भी भाषाओं को आप सीख लो, परंतु सबसे ज्यादा जो अपने विचारों को व्यक्त करने की आपके अंदर सामर्थ्यता होगी, वो ध्यान देना केवल अपनी मातृभाषा के अंतर्गत ही होगी। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान देना आप लोग कि मातृभाषा का संदर्भ मतलब माता पिता से हमने जो भी भाषा सीखी हुई है वही हमारी माता पिता भाई बहन जिससे भी हमने ये भाषा सीखी है अपने इर्द गिर्द वालों से, वो मातृभाषा है। प्रारंभिक भाषा हमारी यही होती है, क्योंकि आप जो है अगर मान के चलो भारत के या उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में निवास किया है, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो क्षेत्रीय आपकी भाषा होगी उसी को सीखा होगा, जो माता पिता की भाषा है। बाद में आप अंग्रेजी, हिंदी जो भी है ये बात की बात है, बाद में सीखते हैं। तो प्रारंभिक भाषा हमारी यही रहती है।
इसके बाद ध्यान देना, आगे बढ़ेंगे, दूसरी आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र का तात्पर्य यानी कि पूरे देश के अंदर बोली और समझी जाने वाली जो भाषा होगी वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसा उदाहरण स्वरूप अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में ध्यान देना राष्ट्रभाषा है, बाकी जो चाइनीज भाषा है वो पूरे चाइना में, लगभग पूरे चाइना में बोली और समझी जाती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में अभी तक ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जो पूरे राष्ट्र की भाषा कहलाए। अर्थात जैसे अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाने के लिए मांग उठी थी, परंतु अगर हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जाते हैं तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदी लोग जो है मतलब ना तो बोल पाते हैं ना समझ पाते हैं। आप जो पूर्वोत्तर जो है राज्यों में जाओ तो उधर भी हिंदी का जो विकास है वो बहुत कम हो पाया है, वहां भी लोग जो है बहुत कम हिंदी को बोल और समझ पाते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसी भाषा जैसा कि यहाँ लिखा है कि राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ समस्त राष्ट्र में बोली जाने वाली या फिर समझी जाने वाली जो भाषा होती है उसी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। पूरे राष्ट्र में जिसको बोला और समझा जाए वो राष्ट्रभाषा है। और जो भाषा समस्त राष्ट्र के लोगों में विचार विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, तो पूरे राष्ट्र में अगर कोई एक भाषा ऐसी है कि पूरे राष्ट्र के लोग जो अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उस भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ध्यान देना, भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, मतलब हम कहें तो संवैधानिक आधार पर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद और महत्वपूर्ण हमारी जो भाषा का प्रकार आएगा वो है राजभाषा, या इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हैं दरबारी भाषा। और समझिए कि क्या राजभाषा है, क्या दरबारी भाषा है, ठीक है ना। तो दरबारी भाषा हो या फिर आपकी राजभाषा हो, राजभाषा का मतलब है राजकाज की भाषा, अर्थात आपके राज्य के अंतर्गत या आपके राष्ट्र के अंतर्गत राजकाज का मतलब है जितने भी आपके जो कार्यालय होंगे, दफ्तर होंगे, उन दफ्तरों के अंतर्गत जिस भी भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो आपकी राजकीय भाषा होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके दफ्तर या फिर आपके जो हम जिन्हें कार्यालय कहते हैं, इन कार्यालयों में केवल और केवल राजभाषा का ही प्रयोग किया जाता है। ये जो है संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा होती है। तो जिस प्रकार से वर्तमान में हम देखते हैं भारत के संदर्भ में, तो यहाँ पर जो हिंदी है वो राजभाषा का इसे दर्जा प्राप्त है और ये संविधान ने इसको मान्यता दिया। राष्ट्रभाषा को कोई मान्यता नहीं दी जाती किसी भी संस्था, मतलब किसी भी देश के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा, या फिर वो ऐसी भाषा हो जो पूरे राष्ट्र में बोली और समझी जाए तो उसे मान्यता दे सकते हैं। परंतु अगर हम बात करें कि भारत में राष्ट्रभाषा की मान्यता हमारे संविधान के द्वारा किसी भी भाषा को नहीं दी गई है, तो इस हम जो हिंदी को जानते हैं वो राजभाषा के रूप में जानते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, और राजकाज के जो काम होते हैं वो कार्यालयों में ही होते हैं, वो चाहे निजी कार्यालय हो चाहे आपके सरकारी कार्यालय हो, तो जितने भी कामकाज होते हैं वो दफ्तरों में ही होने होते हैं और दफ्तरों में ही इस भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो ध्यान देना, तो ऐसी भाषा जिनका प्रयोग आप जो है राजकाज के लिए करते हैं। दूसरा देखो, दरबारी भाषा किसे कहते हैं? तो दरबारी जब हमारे राजा रजवाड़े होते थे, नवाब या निजाम जो भी होते थे, तो उनके समय ध्यान दीजिए जो राज दरबार की जो भाषा होती थी उसी को दरबारी भाषा कहा जाता था। यानी कि वहां पर कोई ऐसा नहीं था कि संविधान के द्वारा कोई मान्यता प्राप्त थी, बस राजा के द्वारा जो भाषा घोषित कर दी गई है मतलब दरबारी भाषा, उसी को जो कह दिया जाता था। तो दरबारी भाषाएं चलती थी मतलब राजा महाराजाओं के टाइम, जो राजा के दरबार की अर्थात राजा के दरबार में जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो दरबारी भाषा थी। लेकिन वर्तमान में हम इसको जो है राजभाषा कहते हैं क्योंकि इसे हमारे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। भारत में हिंदी को राजभाषा कहा जाता है, यह संविधान प्रदत्त है, यानी कि संविधान के द्वारा इसे प्रदान किया गया है हमें किसके रूप में? राजभाषा के रूप में। आइए जानते हैं आगे। 14 सितंबर 1949 को मित्रों आप जानते हैं कि इस भाषा को लेकर जो है काफी मतलब जो है विचार विमर्श हुआ था संविधान निर्मातृगण यानी कि संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं कि 1895 के आसपास बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा ये मांग की गई थी कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बना देनी चाहिए। और गांधी जी जब स्वदेश लौटते हैं और वो जब आंदोलनों में क्रियाशील होते हैं 1917 के आसपास, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमें एक ऐसी भाषा चाहिए जो लगभग पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे, और जब हम आंदोलन करें तो उन आंदोलनों में हमारे अपने जो है विचारों के आदान प्रदान करने की वो भाषा हो। तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे हिंदी एक ऐसी भाषा दिखती है जो लगभग पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती है, इसलिए हमें हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए।
परंतु जब हम देखते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य थे या संविधान निर्मात्री गण थे, तो उन्होंने जब इसका आकलन किया कि भाई हिंदी जो है कुछ जो उत्तरी हमारा जो क्षेत्र है इधर तो चलो ठीक है, इसका खूब प्रचलन है, लेकिन दक्षिण भारत की बात करते हैं, पूर्वोत्तर की बात करते हैं, तो उधर हिंदी जो है लोगों की बहुत कमजोर है, तो लोगों को समस्या ना आए, इसीलिए ध्यान देना, इसको जो है एक राजकीय भाषा के रूप में रखा है, इसको राष्ट्र की भाषा घोषित नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि संविधान का जो भाग 17 है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, ध्यान देना। और हम जानते हैं कि जब हमारा 1950 में संविधान लागू हुआ था, तो इसमें संविधान में साफ शब्दों में ये जिक्र किया गया था कि संविधान लागू होने के 5 साल के बाद राष्ट्रपति के द्वारा एक जो है राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और यही राजभाषा आयोग जब हम देखते हैं तो ध्यान देना, 1955 में जाकर जब संविधान को मतलब लागू होकर आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं 1955 में, तो 1955 में जाके आपका जो है 7 जून 1955 को बीजी खेर साहब की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग का गठन कर दिया जाता है। तत्कालीन हमारे जो राष्ट्रपति होते, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा ध्यान देना इस आयोग की स्थापना की गई है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि राजभाषा आयोग का जो उल्लेख है वो किसमें है, तो ये अनुच्छेद जो 344 है, ध्यान देना, 343 में तो कहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगी, ठीक है ना। और 344 में इस बात का जिक्र किया गया है कि मतलब एक राष्ट्रपति के द्वारा जो है संविधान लागू होने के 5 साल के बाद क्या कर दिया जाएगा, एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो इसी अनुच्छेद 344 के तहत ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग का यहाँ पर गठन कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 345 की बात करते हैं, तो उसमें राज्यों की राजकीय भाषाओं का उल्लेख है कि कोई भी राज्य जो है मतलब अपने राज्य की क्या राजकीय भाषा रखेगा तो वो राज्यों के ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद अगर 346 की बात करते हैं तो 2 राज्यों के बीच में जब भी कोई वार्तालाप होगा तो किस भाषा में होगा। इसका अगला अनुच्छेद में कहा गया है कि जब राज्यों और केंद्र और राज्यों के बीच में कोई भी विचार विमर्श होगा तो किस भाषा में होगा, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। फाइनली इसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण होता है अनुच्छेद 351 है, जिसमें संघ को यह निर्देश दिया गया है, अर्थात केंद्र को यह निर्देश दिया गया है, केंद्र सरकार को, कि आपका यह कर्तव्य होगा कि आप हिंदी के विकास के लिए जो है काम करेंगे, निरंतर आप जो है काम करते रहेंगे। और इसी का जो है पालन करते हुए आप देखते हैं कि भारत में पहली बार 10 से 12 जनवरी सन 1975 में आप लोगों ने देखा होगा कि नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भी कराया जाता है। ये इसीलिए करवाया जाता है ताकि हम विश्व के मंच पर हिंदी का प्रचार प्रसार कर सके। तो 10 से 12 जनवरी सन 1975 को नागपुर में, क्योंकि पहला जो है क्या किया गया था, तो ध्यान देना, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसीलिए आप जानते हैं कि हम प्रतिवर्ष जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस के रूप में। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में अपनाते हैं या मनाते हैं। लेकिन विश्व स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो पहला सम्मेलन किया गया था विश्व के मंच पर, वो 10 से 12 जनवरी को किया गया था। तो क्योंकि ये सम्मेलन आपका 10 तारीख को प्रारंभ हो गया था, इसीलिए हम 10 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कब से मनाना प्रारंभ हुआ था? वर्ष 2006 में, जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्हीं के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, विश्व मंच पर इस बात का जो जिक्र किया गया था कि हमें जो है, क्योंकि 1975 में 10 जनवरी को हमने पहली बार प्रारंभ किया था विश्व हिंदी सम्मेलन, इसलिए पूरे विश्व भर में जो है मतलब जो है इस 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। तो डॉक्टर जो मनमोहन सिंह जी है, उनकी घोषणा के आधार पर वर्ष 2006 से हम क्या कर रहे हैं, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को जो है मना रहे हैं। तो यहाँ से आपके बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं कि जो विश्व हिंदी दिवस वो कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। कब से मनाया जा रहा है, तो 2006 से। किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी। तो ये सारे के सारे तथ्य आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा राजभाषा अधिनियम आप जानते हैं कि 1963 में ये जो है राजभाषा अधिनियम भी पारित कर दिया गया था, ठीक है ना। तो बाकी की सारी आपको जानकारी दी गई है कि 10 जनवरी को जो है अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस या फिर आपको जो है विश्व हिंदी दिवस
दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपका जो है हिंदी दिवस जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको बताया जाए तो 30 मई को हम जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी इसको मनाते हैं, क्योंकि 30 मई सन 1826 को जुगल किशोर के द्वारा पहली बार जो उदंत मार्तंड जो हिंदी की पत्रिका थी वो पहली बार प्रकाशित होती है, ध्यान देना। तो क्योंकि वो 30 मई 1826 को जुगल किशोर, ध्यान दीजिएगा नाम याद रखना है, जुगल किशोर के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। इसलिए हम प्रतिवर्ष 30 मई को किसके रूप में मनाते हैं, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को यहाँ पर जो है मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। प्रश्न बनता है कि राजभाषा का उल्लेख तो अनुभाग जो 17 है संविधान का, उसमें क्या क्या है, 343 तो वाले 51 तक है। 343 में कहा गया कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, लिपि जो है देवनागरी होगी। 44 में राजभाषा आयोग का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत हमने 1955 में जो राजभाषा आयोग था वो बीजी खेर की अध्यक्षता में स्थापित कर दिया था। इसके बाद अब 351 को याद रखना, जिसमें हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर जो है संघ को क्या दिया गया है, निर्देश दिया गया है। बाकी 345 में दो राज्यों के बीच की भाषा, या फिर 46 में जो है 45 में ध्यान देना राज्य की राजकीय भाषा, 46 में दो राज्यों के बीच में विचार विमर्श की भाषा, ठीक है ना। और 47 में अगर बात करेंगे तो राज्यों और केंद्र के बीच की भाषा, और 48 यानी कि 348 की अगर बात करते हैं तो न्यायपालिका के अंतर्गत जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है, तो क्योंकि उससे हम यहाँ पर जो है नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि न्यायपालिका में अभी भी हमारी अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है और हम हिंदी को पढ़ रहे हैं तो हिंदी के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग जानना चाहोगे तो संविधान का अगर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 120 और संविधान का अगर पढ़ते हैं अनुच्छेद 210, तो ये भी हमारे महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान देना। अनुच्छेद 120 में जिक्र किया गया है कि आपकी जो पार्लियामेंट है अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, उसके जो दो सदन हैं, उसके अंतर्गत सदस्यों के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा वहां पर ऑप्शन रखे गए हैं। तो वहां पर जो आपके सांसद होंगे वो हिंदी या फिर अंग्रेजी दोनों में से किसी भी एक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान देना। यानी कि अनुच्छेद 120 कहता है कि लोकसभा या राज्यसभा अर्थात संसद के अंतर्गत कोई भी संसद का सदस्य अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से किसी भी एक भाषा का प्रयोग जो है कर सकता है अपने वाचन के लिए। परंतु साथ में ये भी दिया है कि अगर कोई ऐसा सदस्य है जिसको इन दोनों भाषाओं का ज्ञान नहीं है, तो लोकसभा में अध्यक्ष से और राज्यसभा में आपका जो सभापति होते हैं उनसे अनुमति लेकर वो अपनी जो क्षेत्रीय या उसकी जो मातृभाषा है वो उसमें भी ध्यान दीजिएगा मतलब जो है संबोधन कर सकता है। सेम स्थिति ये राज्यों के विधानमंडल के लिए दी गई है, यानी कि जो विधानसभा या फिर जो विधान परिषद होते हैं वहां पर भी यही कहा गया अनुच्छेद 210 के अंतर्गत कि आप हिंदी या अंग्रेजी में से किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी इन दोनों भाषाओं में से, क्योंकि ध्यान देना नेता लोग जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे होंगे, उनको अंग्रेजी का ज्ञान हो, हिंदी का ज्ञान हो, क्योंकि नेता के लिए तो कोई फिलहाल जो क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो अनपढ़ भी बन जाते हैं, मंत्री तक बन जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि उनको इन दोनों भाषाओं का ज्ञान हो, और संविधान निर्मातागणों को ये पता था कि जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे आदमी जाएंगे वहां। तो ध्यान देना वो ऐसा हो सकता है कि उसको हिंदी या अंग्रेजी में से किसी भी भाषा का ज्ञान ना हो, यानी कि राज्यों के विधानमंडल के अंतर्गत। तो इस स्थिति में क्या कर सकता है वो आपका जो विधानसभा का अध्यक्ष या फिर आपका जो विधान परिषद का जो अध्यक्ष होगा उनसे अनुमति लेकर वो अपनी जो क्षेत्रीय या फिर मातृभाषा होगी उनमें वो संबोधन कर सकते हैं। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ से जो जानकारी है वो प्राप्त हो गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगली हमारी जो स्लाइड है इसमें दिया गया है राज्य भाषा के आधार पर जो है भारत को 3 भागों में बांटा। हाँ, राजभाषा के आधार पर, ठीक है ना, राज्य भाषा नहीं ये राजभाषा है। तो राजभाषा के आधार पर अगर हम भारत की बात करते हैं तो इन राज्यों को 3 भागों में बांटा गया। एक राज्य तो ऐसे है जहाँ की राजकीय भाषा हिंदी को स्वीकार किया गया है और वहां पर हिंदी का खूब बोलबाला है। दूसरे राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रथम राजकीय भाषा कोई दूसरी भाषा को अपनाया गया, हिंदी को नहीं अपनाया गया, लेकिन जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो हिंदी के रूप में अपनाई गई है। और तीसरे ऐसे राज्य जहां पर प्रथम और द्वितीय दोनों ही राजकीय भाषा मतलब आपकी जो है हिंदी नहीं है, कोई जो उनकी मतलब क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उसी को जो है राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम यहाँ से प्रश्न बनता है कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी राजकीय भाषा हिंदी है। तो ध्यान देना 9 राज्य और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कुल 10 राज्य हमारे हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनकी राजकीय भाषा हिंदी को जो है स्वीकार किया गया। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले ऊपर उत्तर में जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश आता है।
हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ आपका उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड से लगा हुआ आपका ध्यान देना इधर उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ आपका बिहार आता है, बिहार के नीचे आप देखते हैं झारखंड आता है, झारखंड से लगा हुआ आपका जो है छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद फिर हम मध्य प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका ध्यान देना हरियाणा भी आता है और राजस्थान भी आता है, और जो आपका इनके अलावा जो ध्यान देना इनके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है। तो हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और इसके अलावा आपका जो दिल्ली है, ये ऐसे हमारे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी राजकीय भाषा हिंदी को स्वीकार किया गया, ठीक है ना। और इन्हीं को ध्यान दीजिएगा बीमारू राज्य भी कहा गया है, हिंदी भाषी क्षेत्र या फिर बीमारू राज्य की संज्ञा भी इन्हीं को दी गई है। सीधा प्रश्न बनता है निम्न में से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं या फिर बीमारू राज्य किसे कहा गया, तो वो 10 राज्य जिन्होंने हिंदी को जो है प्रथम राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है, उन्हीं को बीमारू राज्य की संज्ञा दी गई है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक बेहतर जो है पॉइंट रहेगा। इसके बाद है हिंदी के संपर्क क्षेत्र, अर्थात ऐसे राज्य जिन्होंने प्रथम तो इनकी अपनी कोई वहां की स्थानीय जो भाषाएं हैं उसको जो है प्रथम राजकीय भाषा के रूप में स्वीकारा है, परंतु द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में इन्होंने क्या किया है, हिंदी को मतलब एक संपर्क के रूप में हिंदी को अपनाया है, वो आपके हिंदी के संपर्क क्षेत्र है। इसके अलावा और हिंदी क्षेत्र आते हैं जहां पर ना तो राजकीय भाषा प्रथम हिंदी है और ना ही दूसरी राजकीय भाषा हिंदी है। आइए मित्रों, इसके बाद अगर हम देखेंगे कि बोली, विभाषा, उपभाषा और भाषा, इनमें क्या अंतर रहता है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से जान लेते हैं। ध्यान देना, बोली जो है भाषा का सबसे छोटा रूप है, अर्थात इस बोली का जो क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित होता है। आप ये मान के चलो लगभग 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो एक बोली का होता है, और इतने में ध्यान देना आपकी जो बोली होती है वो बदल जाती है, ठीक है ना। तो बोली सबसे कम क्षेत्र में जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी को हम बोली कहते हैं, और इस बोली का जब थोड़ा सा क्षेत्र में मतलब जो आपका विस्तार हो जाता है तो उसी को ध्यान देना विभाषा कहा जाता है। बोली वाला एरिया सबसे कम है, जैसा कि आपका जौनसार है या फिर आप बावर है, तो दोनों मतलब अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं, उत्तराखंड के अंतर्गत एक जो है जौनसार क्षेत्र आता है, एक बावर क्षेत्र आता है। तो जौनसार और बावर की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों की जो बोलियां होती है उनमें भी बहुत अंतर देखने को मिलता है। और जब आप सिर्फ अगर बावर साइड की बात करोगे तो बावर वाले क्षेत्र में भी जब आप 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में जाओगे तो आपको इनकी बोलियों में भी अंतर दिखेगा। सेम स्थिति गढ़वाल में जाओ, कुमाऊं में जाओ, हर क्षेत्र की जो है ध्यान देना छोटे छोटे क्षेत्रों में ये बटी होती है बोलियां आपकी, इनका कोई व्याकरण नहीं होता, ध्यान देना इनमें कोई भी साहित्य नहीं रचे जाते हैं। जब इन्हीं बोलियों का जो क्षेत्र होता है धीरे धीरे इनमें विस्तार हो जाता है तो उसी को दूसरा जो नाम दिया जाता है वो विभाषा होती है। विभाषा का तात्पर्य ध्यान देना यानी कि बोली का जब थोड़ा ज्यादा विकास होने लग जाए, मतलब आपका जो जौनसार बावर वाली जो जौनसारी है इसी का जब आप देखेंगे विकासनगर, देहरादून आगे जो है एक आगे तक हम देखेंगे कि गढ़वाल के भी कई क्षेत्रों में इसका जब विकास होने लगेगा तो उसी को ध्यान देना विभाषा कहा जाएगा, ठीक है ना। और यहीं पर हम देखते हैं कि जैसा कि जौनसारी जो आपकी जो बोली है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हमने देखा कि हमारे एक जो है जौनसारी लेखक हुए हैं रतन सिंह जी, रतन सिंह जौनसारी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, तो उन्होंने इस जौनसारी भाषा में जो है लेखन कार्य भी प्रारंभ किया है। तो और विभाषा का जब क्षेत्र और ज्यादा बढ़ने लग जाएगा और हम ये कहें कि उसी बोली के अंतर्गत जब साहित्य की रचना जो है प्रारंभ हो जाती है उसी को ध्यान देना उपभाषा कहा जाता है, ठीक है ना। उपभाषा में क्या होता है तो साहित्य की यहाँ पर रचना होनी प्रारंभ हो जाती है और इन उपभाषाओं के समूह को जब वापस आपस में मिलाते हैं तो वही भाषा कहलाता है। उदाहरण के तौर पर ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर आपके पास भाषा आएगी, भाषा के आपके जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो है हिंदी भाषा के रूप में रहता है, फिर हिंदी की हम जो है 5 उपभाषाएं पढ़ते हैं और फिर इन 5 उपभाषाओं की हम जो है इनके अंतर्गत बोलियां पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऊपर से नीचे की ओर छूटता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ध्यान देना, ठीक है ना, कि बोली का क्षेत्र सबसे कम, जैसे ही इसका क्षेत्र में थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा तो विभाषा बनेगी।
विभाषा के क्षेत्र में और ज्यादा जैसे ही विस्तार होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि कई प्रांतों में इसका जो है फैलाव हो जाएगा और इसमें साहित्य लिखने शुरू हो जाएंगे, तो वही फिर आपकी जो है विभाषा ना कहलाकर उपभाषा कहलाती है। और उपभाषाओं से ज्यादा जब हम देखते हैं कि पूरा राष्ट्र लेवल तक का जब इसका क्षेत्र बनता है या फिर कई राष्ट्रों में इसको जो है बोलना और लिखना प्रारंभ किया जाता है, तो वही भाषा बनता है। तो इसमें ज्यादा ध्यान देना, बस आगे समझने का, बस इसके बाद हम आगे आते हैं कि लिपि आती है, इसके बाद ध्यान देना, क्योंकि भाषा जब भी होगी, भाषा की एक विशेषता ये भी है, जब हमने प्रारंभ में विशेषताएं पढ़ी थी तो उसी के अंतर्गत एक विशेषता ये भी हमें जोड़नी है कि प्रत्येक भाषा की अपनी कोई ना कोई एक लिपि जरूर होती है। हाँ, ये बात सत्य है कि एक ही लिपि में कई सारी भाषाएं, दो या दो से अधिक भाषाएं लिखी जा सकती है, परंतु ये जरूरी है कि कोई भी भाषा उसकी एक ना एक जो है लिपि होनी जरूरी है। अगर उसके पास लिपि नहीं है तो फिर वो भाषा नहीं कहलाएगी। तो ध्यान देना, क्या कहा गया है कि मौखिक भाषाओं के जो लिखित रूप होते हैं, मौखिक भाषाओं के जो लिखित रूप होते हैं, या फिर हम कहेंगे कि मौखिक भाषाओं की जो ध्वनि के लिखित रूप होते हैं, उन्हीं को लिपि कहा जाता है। जैसे ध्यान दो, हमने देखा कि मेरे मुख से जैसे एक क ध्वनि निकल रही है, तो ये तो ध्वनि का रूप था, परंतु जब इस क को मैंने चित्र के रूप में, एक वर्ण के रूप में प्रदर्शित किया, तो ये जो बना रहा हूं ना मैं, इसका बनाने का जो तरीका है, क को ऐसे बना रहा हूं, तो यही लिपि है। लेकिन इसी क को अगर मुझे अंग्रेजी में बनाना है, रोमन में बनाना है, तो फिर मैं इस प्रकार से बनाऊंगा। ध्यान देना, दुनिया में तमाम प्रकार की लिपियां हैं और इन्हीं लिपियों में, अलग अलग लिपियों में एक ही ध्वनि को अलग अलग रूप से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कहूं कि उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए तो ध्यान देना कि जो आपका ए है, ये ए मैंने ऐसे लिखा है, या फिर इसी को जब हम हिंदी के स्वरूप में प्रयोग करते हैं, इसका हिंदी के रूप में, तो अ ध्वनि के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। तो अगर अ को मुझे लिखना है तो मैं एक तो ऐसे लिख सकता हूं, और मुझे लिखना है तो एक मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये दो अलग अलग भाषाओं में मैंने एक ही ध्वनि को लिखा है, मतलब ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसको वर्ण कहते हैं। तो ये दोनों क्या है, इसको अगर हम इस तरह से अगर अ को लिखते हैं तो हम कहते हैं कि ये देवनागरी लिपि है, यानी कि जो स्टाइल है लिखने का वो देवनागरी का है। और इस रूप में अगर अ को लिखते हैं तो ये हम कहते हैं कि ये रोमन लिपि है, यानी कि ये रोमन स्टाइल है लिखने का। तो वर्णों को जो लिखने के तरीके होते हैं, या फिर मौखिक भाषा की जो लिखित रूप होता है उसको हम वर्ण कहते हैं, और जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों को जो लिखने का तरीका होता है उसी को लिपि कहा जाता है। तो अगर इस रूप से अ लिखते हैं तो देवनागरी कहलाएगा, अगर ऐसे अ लिखते हैं तो फिर ये रोमन कहलाएगा, ठीक है ना। आइए जानते हैं कि लिपि, ध्यान देना, किस प्रकार की। जैसे देखो, ध्यान दो, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में अगर अ को लिखना है तो ऐसे लिखिए, देवनागरी लिपि में अ लिखना है तो हम ऐसे लिखिए, तमिल में अगर अ लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, और अगर कन्नड़ में अ लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये तरीके ही तो है, ये भी अ की ध्वनि, ये भी अ की ध्वनि, ये भी चारों की चारों जो ध्वनियां वो समान है, परंतु अंतर क्या है, इनका जो लिखने का तरीका, कहीं पर अ ऐसे लिखा जा रहा है, इधर देखो ब, यहाँ ये लिखा जा रहा है, ये ब है, ये ब है, ये ब है। तो इनको जो लिखने के अलग अलग तरीके हैं, इसी को लिपि कहा जाता है। इनके वर्णों को जो लिखने का स्टाइल होता है उसी को लिपि कहा जाता है, लिपि और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को जो है 3-4 यहाँ पर लिपियां दी गई है कि आप इससे तुलना कर सकते हैं। ये आपकी देवनागरी लिपि के वर्ण है, फिर देखेंगे कि ब्राह्मी में किस वर्ण को किस रूप में लिखा जाता है और तमिल कन्नड़ में किस रूप में लिखा जाता है, यहाँ से देखेंगे। देखो, प्राचीन भारत में 3 लिपियां व्यवहारिक रूप से मान्य थी। जैसा कि आप जानते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, मतलब चित्रों के रूप में अंकित की गई। यहाँ पर वर्ण नहीं लिखे गए, चित्र लिखे गए हैं, और अभी तक इसको पढ़ा भी नहीं गया है। तो भाव चित्रात्मक मतलब चित्रों को देखकर आपको जो है उनकी भावनाओं को समझना है कि इस चित्र का अर्थ क्या होगा, या फिर किस भावना के रूप में चित्र को जो है अंकित किया गया, इसीलिए नाम पड़ा है भाव चित्रात्मक। इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसके बाद दूसरी जो हमारी आती है प्राचीन काल की, वो ब्राह्मी लिपि है, ध्यान देना, और वैदिक काल की यही लिपि जो है देखने को मिलती है, यहीं से हमारी देवनागरी लिपि की भी उत्पत्ति होती है। और तीसरी जो हमारी प्राचीन जो लिपि है वो, ध्यान देना, खरोष्टी है। तो प्राचीन भारत की अगर हम देखेंगे तो 3 लिपियां प्रमुख है, जिसमें सिंधु लिपि है, ब्राह्मी है, जिससे हमारी वर्तमान की देवनागरी की उत्पत्ति भी हुई है। इसके अलावा हमारे पास
खरोष्टी लिपि भी है। ये थोड़ा सा हमने लिपि के संदर्भ में जाना, और जानिए कि दुनिया की जो है अलग अलग भाषाओं की, अपने भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो अलग अलग भाषाओं की, जैसा कि आप जानते हैं कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है, गुजराती है, कई सारी ऐसी भाषाएं, ध्यान देना, न केवल भारत की बल्कि जो है दुनिया की भी और भी कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो कि जैसे नेपाली देखते हैं, मूलतः ये नेपाल देश की है, हालांकि भारत में भी इसका जो है प्रयोग करने वाले कई लोग हैं। तो कई ऐसी आपकी जो भाषाएं हैं जिनको देवनागरी में लिखा जाता है, और ये बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है, क्योंकि अगर मान के चलो ये एक पेज है तो मुझे अगर लिखना होगा तो मैं इस लेफ्ट साइड से जो है राइट की ओर लिखना प्रारंभ करूंगा, तो इसका जो लिखने का तरीका होगा बाएं से दाईं ओर। इसके अलावा अगर हम पंजाबी की बात करते हैं तो सभी जानते हैं गुरुमुखी लिपि में ये लिखी जाती है। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मनी है, या ये आपकी जो है पॉलिश है, ठीक है ना, ये रोमन लिपि में जो है ध्यान देना ये भाषाएं लिखी जाती है, ठीक है ना, अंग्रेजी, फ्रेंच जो भी आपकी भाषाएं ये रोमन की है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये द्रविड़ लिपि में लिखी जाती है, और जैसे रूसी है या बुल्गारिया है ये रूसी लिपि में लिखी जाती है। चाइनीज हो, तिब्बती हो, जापानी हो, ये चीनी भावात्मक जो है भाव चित्रात्मक या फिर कांजी लिपि में ये लिखी जाती है। तो कुछ विशेष रूप से ध्यान देना, यहाँ पर भाषाएं रखी गई है और उनके जो है लिपि तरीके आपको बताए गए हैं कि कौन कौन सी भाषाएं जो है किस लिपि के अंतर्गत जो है लिखी जाती है। इसके अलावा ध्यान देना, अंत में मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है कुछ भारत की शास्त्रीय भाषाएं या फिर क्लासिकल लैंग्वेज। भारत में अभी तक अगर हम बात करेंगे तो कुल 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। शास्त्रीय भाषाएं ध्यान दीजिएगा, भारत का जो संस्कृति मंत्रालय होता है उसके द्वारा इनकी घोषणा की जाती है, और इसके लिए जो आधार रखा गया है तो ऐसी भाषा जो लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो उसी को ध्यान देना, और इसमें जो है स्वतंत्र रूप से साहित्य की रचना की गई होगी, ऐसी भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकारा जाता है। तो ध्यान देना, इनका समय पूछा जा सकता है कि किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए उसको जो कम से कम कितना पुराना होना अनिवार्य है, तो लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुरानी वो भाषा होनी चाहिए, और साथ में ध्यान दीजिएगा वो स्वतंत्र रूप से उसमें लेख लिखे हो, मतलब जब उसके साहित्य लिखे होंगे तो ऐसा ना हो कि किसी दूसरी भाषा के साथ मिश्रित रूप से लिखे होंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले वर्ष 2004 में जो भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा है वो तमिल भाषा को घोषित किया गया था। ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत की प्रथम जो शास्त्रीय भाषा है या फिर आपकी जो क्लासिकल लैंग्वेज वो कौन सी है, तो वो तमिल है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2005 में संस्कृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। वर्ष 2008 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कन्नड़ और तेलुगु दोनों ही भाषाओं को वर्ष 2008 में भारत की शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित किया गया था। वर्ष 2013 की बात करेंगे तो मलयालम को, और वर्ष 2014 में यानी कि अंत में ओडिया जो है, जो प्रारंभ में ओडिया थी अब ओडिया हो गई है, इसको भी ध्यान देना शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो अभी तक भारत में कुल 6 आपकी जो है शास्त्रीय भाषाएं हैं, और ये मैंने आपको बता दिया है। इनमें कम से कम आप लोगों को प्रथम और अंतिम जो शास्त्रीय भाषा है इनका तो आप लोगों को जो है ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो मित्रों, ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, वो जो कि आपका भाषा या फिर भाषा के प्रकार या भाषा परिवार, लिपि, जितनी भी यहाँ पर जानकारी हो सकती थी, जहाँ भी संभावना थी प्रश्न बनने की, वो सारी की सारी जानकारी आप लोगों के समक्ष रखी गई है। हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति जान ली, हिंदी का विकास क्रम देख लिया, हिंदी के कालखंड देख लिए, हमने भाषा और भाषा के जो प्रकार वगैरह है वो सारा का सारा हमने कवर कर लिया है। मित्रों, इसके बाद अब जो है हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी कल को, उसमें ध्यान देना, अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हिंदी का व्याकरण, क्योंकि किसी भी भाषा को अगर समझना है भली भांति तो उस भाषा को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें व्याकरण या फिर उसके नियमावली को जानना जरूरी है। और अगर हम यूके SSS की बात करें तो लगभग आपके जो है मतलब फिक्स आपके 20 प्रश्न हैं हिंदी के। इन 20 में से कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो 12 से 13 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके व्याकरण से जुड़े हुए होते हैं या उनका संबंध व्याकरण से होता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो व्याकरण से बनते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंतजार भी व्याकरण का ही कर रहे होंगे कि कब व्याकरण प्रारंभ होगा। तो मित्रों, कल से हम जो है व्याकरण की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक इस क्लास को जो है मतलब इस चैनल को शेयर करते रहिए, ताकि इसका फायदा हमारे वो तमाम भाई बहन उठा सके जो ऑफलाइन क्लासों को जो है ध्यान देना मतलब
मतलब जो अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो वो घर बैठे बैठे जो है इसका फायदा उठा सके। मित्रों, क्लास कैसी लगी आपको? मैं केवल इस क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्लास हमारी जब अपलोड होती है आप देखते हैं तो अपने अनुभव को जो है कमेंट के माध्यम से जरूर हम तक पहुंचाएं। क्लास कैसी लगी, कोई कमी रह रही है इसमें, वो भी हमें बताएं, क्योंकि हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोगों के सहयोग के बिना हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ध्यान देना, आप लोगों को क्या करना है कि जो भी अगर आपको साउंड से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो उस पर भी कमेंट कीजिए कि कैसी साउंड आ रही है, और अगर इसका जो है दिखने में अगर कोई दिक्कत हो रही है या लाइटिंग में कोई दिक्कत हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो ध्यान दीजिएगा, उसके संदर्भ में आप कमेंट जरूर करना। आप जो है कमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसके संदर्भ में भी आप कमेंट करें। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप आलोचनात्मक जो है कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी आपको कमी दिख रही है तो आप हमारा जो है मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपना सहयोग बनाए रहें और जुड़े रहिए संगम दक्ष के साथ। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीजें देंगे। धन्यवाद।